नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल पे। मैं रवि कुलरिया स्ट्रिक्स राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी द्वारा जो आज विज्ञप्ति जारी की गई है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2024 के लिए, उसके संबंध में हम बात करेंगे। खासतौर से हमारा बिंदु होगा इतिहास विषय, इसकी बुक लिस्ट के बारे में भी, क्योंकि रिसेंटली अभी एग्जाम हुआ है और इतनी जल्दी ये भर्ती आने की किसी को उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि पीछे अभी इतिहास का परिणाम क्या अभी है, उसमें आपके इंटरव्यू भी नहीं हुए हैं, है ना। अभी रिजल्ट आएगा, इंटरव्यू होंगे, काफ़ी लंबी प्रोसेस उसके अंदर बाकी है। लेकिन फिर भी इन्होंने, क्योंकि साल एक पूरा होने वाला है सरकार ये नई सरकार बनी, उसका 1 वर्ष पूरा होने वाला है, तो सभी विभागों में लगभग ये भर्ती निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें भी निकाली है भर्ती। पदों के संख्या के हिसाब से देखें तो ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी भर्ती है। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में भी हमने देखा कि बहुत छोटी भर्ती आई, लेकिन ये निकली है। जैसी भी निकली है उसके संबंध में हम बात करेंगे। इतिहास विषय के पदों की संख्या आप देखेंगे तो 31 पद है। बाकी टोटल 30 सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं। आप अपने जो भी सब्जेक्ट बनता है उसके हिसाब से पदों की यहाँ पर देख सकते हैं। और वैसे विज्ञप्ति सभी विद्यार्थियों को टेलीग्राम, व्हाट्सएप या आरपीएससी की वेबसाइट के माध्यम से मिली जाती है, तो उसमें कोई ज़्यादा किंतु परंतु वाली बात नहीं है। अब इसके संबंध में हम थोड़ी सी विज्ञप्ति की बात कर लेते हैं, उसके बाद में बुक लिस्ट इत्यादि के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेंगे। क्योंकि अभी एग्जाम हुआ है, बहुत सारे विद्यार्थियों ने जिनके अच्छे अंक आ रहे हैं अभी, और जैसा एग्जाम का लेवल रहा था उसको देखते हुए किस प्रकार की किताबों का अध्ययन आपके लिए उपयुक्त रहेगा। और विद्यार्थियों से भी जो निरंतर चर्चा होती रहती है, जिनके अच्छे अंक आए हैं, उनको किस प्रकार की बुक लिस्ट रही, क्या है उनकी स्ट्रेटेजी रही, तो उन सब का अनुभव लेते हुए मैं आपको एक गाइडेंस देने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर आगे हम चलते हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि शैक्षणिक योग्यता संबंधित जो प्रावधान है वो उसकी पूरी डिटेल अलग से दी जाएगी, इसके अंदर नहीं दी गई है। आयु सीमा में छूट 2008 की अधिसूचना के अनुसार वो भी इसके अंदर नहीं दिया गया है। और पदों का वर्गवार, कैटेगरी वाइज जो वर्गीकरण है वो भी नहीं किया गया है। ये इसके संबंध में तीनों पॉइंट आपको पृथक से वेबसाइट पर दिए जाएंगे, क्योंकि ये जल्दबाजी में कई सारी विज्ञप्तियां निकालनी थी, तो सारी डिटेलिंग यहाँ पर नहीं दी गई है। फिर उसके बाद में लगभग प्रावधान तो वही है। और शैक्षणिक अर्हता की हम बात करें तो शैक्षणिक योग्यता, वैसे तो देखिए आप पिछली वैकेंसी का देख सकते हैं, या जो नई में सारी डिटेल आएगी हम उस पर बात कर लेंगे। स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष में आप होने चाहिए कम से कम, या तो उत्तीर्ण होने चाहिए, स्नातकोत्तर आपकी कंप्लीट हो, या अंतिम वर्ष में आप होने चाहिए। इसके अलावा या तो आपकी नेट होनी चाहिए, या इंटरव्यू की पहली तारीख से पहले आपकी नेट कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो जिनकी नेट कंप्लीट नहीं है उनको तो कोई विशेष डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी नेट होने वाला है। फिर लगभग 3 नेट के बीच में मिल जाते हैं जब तक इंटरव्यू होता है। काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है इसकी, क्योंकि 3 पेपर होते हैं, तो लंबा प्रोसेस होता है इसका। तो आपको उसमें समय मिल जाएगा। नेट उत्तीर्ण नहीं है तो भी आप इसकी तैयारी करेंगे तो नेट भी उत्तीर्ण हो जाएगा। यदि आप अपने आप को ऐसा समझते हैं कि मैं इसकी तैयारी कर सकता हूँ, तो नेट भी निकल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एमए प्रीवियस में जो है वो अप्लाई ना करें जब तक ये फॉर्म शुरू होते हैं। उससे पहले तक आपकी यदि प्रीवियस कंप्लीट नहीं होती है तब तक आपको नहीं करना है। अगर आप फाइनल ईयर में ले चुके हैं एडमिशन तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और जिनका कंप्लीट है वो तो कर ही सकते हैं। बाकी कोई प्रतिशत वगैरह वाला और जो कुछ पुरानी पीएचडी से संबंधित कुछ प्रावधान है वो शैक्षणिक योग्यता का अलग से आएगा, तो हम उसमें बात कर लेंगे। नहीं, आप अभी पुरानी विज्ञप्ति देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 21 से 40 वर्ष इसकी आयु है। वो जो छूट है 5 साल की, 10 साल की, वो हम देख लेंगे। शैक्षणिक अर्हता के संबंध में देखिए, अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है या सम्मिलित हो रहा है, वह व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है। साक्षात्कार से पूर्व उसको अर्जित करने का सबूत देना होगा, जो मैंने आपको बताया। साक्षात्कार से पूर्व का मतलब भी क्या है? साक्षात्कार का पहला दिन है, आपका हो उस दिन नहीं, साक्षात्कार का पहला दिन। अब देखिए आयु सीमा में छूट जो है SC, ST, OBC, पिछड़ा वर्ग के लिए, अति पिछड़ा वर्ग, EWS के लिए देखिए 5 वर्ष की छूट है। अधिकतम आयु छूट देखिए, और ये पुरुष अभ्यर्थियों के लिए थी। सामान्य वर्ग की महिला के लिए भी 5 साल की छूट है। और जो ऊपर कैटेगरीज दी गई थी उनकी महिला अभ्यर्थी जो है उनके लिए 10 साल की छूट है। और यहाँ पर तलाकशुदा, विच्छिन्न विवाह, ये देखिए विधवा परित्यक्ता, इनके लिए ऐसी जो महिलाएं हैं उनके लिए अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर नहीं है। और वैकेंसीज में भी हम लगभग देखते हैं किसी में नहीं होती है। बाकी कोई भूतपूर्व कह दीजिए तो बहुत सारे नियम हो जाएंगे इसके संबंध में। आपके यदि कोई इसमें पड़ता है तो आपको डिटेल में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। फॉर्म 12 जनवरी से 10 फरवरी तक भरे जाएंगे। परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ली जाएगी, जिसकी हम डिटेलिंग थोड़ी सी नीचे देख लेते हैं। और बाकी तो आवेदन की प्रक्रिया, वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो चुका है, नहीं हो चुका है, वो सब तो पहले से होता है। अब देखिए इसके संबंध में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। ये देखिए सब्जेक्ट कंसर्न विद द पोस्ट, देखिए 3 पेपर होते हैं इसमें, पहले भी होते रहे हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं है। 3 पेपर हैं। पहले और दूसरे पेपर जो है आपके, ये तो आपके सब्जेक्ट के हैं। और तीसरा पेपर है वो आपका जीके का है, जो कि राजस्थान का जीके होता है पूरा का पूरा। इसमें करंट अफेयर इत्यादि वो सारी चीजें होती हैं। सिलेबस अलग से आ जाएगा। पीछे वाला देख सकते हैं 19-20 का फर्क आता है, ज्यादा चेंज नहीं होते हैं। ये दोनों आपके सब्जेक्ट के पेपर हैं। एक
क्वेश्चन है वो आपका आधे अंक का होता है। तो इसमें 75 अंक है, तो इसमें 150 क्वेश्चन आएंगे। इस पेपर में भी 150 क्वेश्चन आएंगे, ये आपके सब्जेक्ट के हैं। और इसके अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे जो कि जीके का है। तो ये 3 पेपर हैं, तीनों के कंबाइंड मेरिट बनती है, यानी तीनों में जो आपके अंक मिलते हैं उन सबको जोड़कर आपकी मेरिट बनती है। और उसके बाद में इंटरव्यू के लिए कॉल होता है, फिर इंटरव्यू होता है और फाइनल परिणाम आता है। यही प्रक्रिया थी, यही प्रक्रिया अभी है। तो ये आपको इंटरव्यू, देखिए इंटरव्यू 24 अंक का होता है। इन तीनों की मेरिट के हिसाब से जो पात्र होता है वो इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है उसको, और 24 मार्क्स का फिर इंटरव्यू होता है और फिर फाइनल मेरिट इसके अंदर इसकी बनती है। अब सिलेबस के संबंध में देखिए, अलग से सिलेबस सबका सब्जेक्ट का अलग अलग होता है। पीछे वाला वेबसाइट पे उपलब्ध भी है, और नया वाला जब आएगा तो हम उसके संबंध में चर्चा कर लेंगे। लेकिन उसमें कोई बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। नेगेटिव मार्किंग होती है जैसे हमेशा से होती रही है, उसमें कोई ऐसा अलग से प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो मुख्य मुख्य बातें आपकी ये हो गई। और जो विद्यार्थी पहले से तैयारी कर रहे हैं या पिछली वैकेंसी में जो थे उनको तो पता ही है सारी चीज़ों का। कोई नया अभ्यर्थी है तो इसकी और डिटेलिंग जब आएगी, क्योंकि पूरी विज्ञप्ति नहीं है, पूरी विज्ञप्ति जब आएगी तो उसके संबंध में हम चर्चा कर लेंगे। नहीं तो आप पुरानी विज्ञप्ति पढ़ सकते हैं, सभी प्रकार के प्रमाण पत्र इत्यादि के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, बुक लिस्ट के संबंध में। तो बुक लिस्ट के संबंध में बहुत सारे विद्वान साथी आपको बताते रहते हैं, अलग अलग प्रकार के सोर्सेज हैं। तो यूट्यूब पे बहुत सारे साथी इसके संबंध में जानकारी देते हैं। तो आप जिसको ये मानते हैं कि हमें सही तरीके से गाइडेंस मिल रही है या जिससे आपको अटैचमेंट लगता है, उसके अनुसार आप सोच समझ के, या सबसे बढ़िया होता है कि आपके कोई सीनियर हैं, आपके कोई साथ के हैं जिन्होंने पिछली वैकेंसी में अच्छे अंक प्राप्त कर रखे हैं या क्वालिफाई हो चुके हैं, जिनका इंटरव्यू कॉल हो चुका है, उनके अनुभवों का लाभ लेकर भी आप अपने बुक लिस्ट का चयन कर सकते हैं, है ना। कोई मैं कह दूं या कोई और कह दे वही मतलब 100% सत्य होगा, ये ऐसा नहीं होता है। आपको थोड़ा सा सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए। और इसके संबंध में कोई कोर्सेज वगैरह लेने चाहिए या नहीं, मेरा कोई कोर्स नहीं है, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं। लेकिन कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, क्या अच्छा रहता है क्या बुरा, मैं अपनी तरफ से बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम देखिए, जो बुक्स पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, सिर्फ बुक्स पे जिनका फोकस रहता है, उनके लिए बता दें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, देखिए इतिहास विषय की हम बात कर लेते हैं। थर्ड पेपर की फिर कभी अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। प्राचीन भारत, कई सारे पोर्शन है, इसमें हम डिटेल में बात करेंगे। प्राचीन भारत में देखिए, सौरभ चौबे की जो किताब आती है प्राचीन भारत की, वो आप पढ़ सकते हैं। पप्पू सिंह प्रजापति जी की किताब आप पढ़ सकते हैं। केसी श्रीवास्तव की किताब आप पढ़ सकते हैं। हालांकि इसके अलावा उपिंदर सिंह की किताब भी है जिसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, लेकिन वो ना तो आपको कंप्लीट करती है और ना वो पूरी हो पाती है। मतलब वो जो जिस प्रकार की किताब आपको पढ़ने की आदत है वैसी किताब नहीं है, तो उस किताब को पढ़ा नहीं जा सकता, मैं ये मानता हूँ कि, या फिर आप उसको साइड में कुछ टॉपिक देख सकते हैं समय मिलने पर, लेकिन वैसा नहीं है। नहीं, मुझे लगता है कि एक किताब आप इनमें से पढ़ लेंगे तो उसमें आपको कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी इन दो में से किताब आजकल चूज कर लेते हैं। केसी श्रीवास्तव पुराने समय से विद्यार्थी पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आजकल अधिकांश विद्यार्थी इन दो में से एक किताबें पढ़ते हैं और अच्छा रिजल्ट इनमें से रहता है। फिर उसके बाद में दूसरे हम बात कर लेते हैं मध्यकालीन भारत की। तो मध्यकालीन भारत में एक तो देखिए सौरभ चौबे की किताब आती है, क्योंकि एक शॉर्ट सी किताब, बहुत ज़्यादा लेंथी भी नहीं है और फिर भी काम दे देती है, वो सौरभ चौबे की किताब है। और कोई ऑप्शन अच्छा होता गाइड में तो मैं आपको जरूर बताता। नहीं, फिर देखिए ऑथेंटिक में फिर वही आ जाता है, सतीश चंद्रा, फिर HC वर्मा, हरीशचंद्र वर्मा वाली जो 2 पार्ट है वो अच्छे पार्ट है और उसमें से क्वेश्चन भी पुटअप होते हैं डायरेक्टली। लेकिन उसका सेकंड पार्ट तो खास तौर से बहुत ज़्यादा मतलब कठिन सा लगता है और ऐसा भी लगता है कि चीज़ पूरी भी नहीं हुई और हमने 800-900 पेज भी पढ़ लिए, तो वो आप पूरी पढ़ भी नहीं पाते और फिर मतलब थोड़ा अधूरापन भी रह जाता है। तो गाइड के रूप में आपको सौरभ चौबे इसके साथ सिर्फ पढ़ लेनी चाहिए, इससे ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। क्योंकि पिछली वैकेंसी में भी अभी आप देखेंगे, अभी देखिए इंटरव्यू नहीं हुआ है, लेकिन जिनका तीनों पेपर में मिला के 60% के करीब आ रहा है वो OBC जनरल में निश्चित रूप से फाइट में है। तो जिस मैटर से आपको 80-85% पेपर मिल जाता है तो वो पर्याप्त है, उससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता होती नहीं है। तो मेरा तो यही मानना है, बाकी आपकी कोई अलग थ्योरी है तो किताबें बताने को तो इसमें बहुत बताई जा सकती हैं। तीसरा है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में सिंगल किताब आप पढ़ना चाहते हैं तो परीक्षावाणी, और उसमें अभी इनका नया एडिशन भी आया था, थोड़ी सी उन्होंने एरर वगैरह निकाली है उसके अंदर से, या फिर अरविंद भास्कर के जो 2 भाग आते हैं
वो आप पढ़ सकते हैं। नहीं सिंगल आप किताब चूज कर रहे हैं तो ये तीनों किताबें आपके लिए ठीक है। और नहीं थोड़ा और डिटेल आप देखना चाहते हैं तो पद्म सिंह प्रजापति की किताब का तो कोई मुकाबला नहीं है। बस यही है थोड़ी लेंथी है तो उसको पढ़ने में ज़्यादा जोर आता है, समय भी ज़्यादा मांगती है, याद रहने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। बाकी पुस्तक निश्चित रूप से बहुत बढ़िया है, उसमें मैटर भी बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत सारे टॉपिक उसके इतने लेंथी हैं कि थोड़े याद रखने में कठिनाई आती है। उतना विद्यार्थी पढ़ना पसंद नहीं करते और पसंद करते हैं तो याद नहीं रह पाता, इसलिए मैं थोड़ा सा उसको कम रिकमेंड करता हूँ। बाकी पुस्तक ऐसा नहीं है कि बढ़िया नहीं है, पुस्तक तो इससे भी अच्छी है पद्म सिंह प्रजापति वाली। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं विश्व इतिहास की। सभी बिंदु ले लूंगा मैं वस्तुनिष्ठ समेत सारे के सारे। विश्व इतिहास, इसमें देखिए विश्व इतिहास में आप या तो नाथ पब्लिकेशन की जो किताब है, पिछली बार अच्छा इसका रेस्पॉन्स रहा। अरविंद भास्कर की किताब का हमेशा ही बढ़िया रहता है, तो वो किताब है। नहीं आप पॉइंट टू पॉइंट और फैक्ट के हिसाब से पढ़ना चाहते हैं तो नाथ पब्लिकेशन की किताब आपके लिए अच्छी है, उसमें कोई दो राय की बात नहीं है। ये किताब तो लंबे समय से विद्यार्थी पढ़ते ही आ रहे हैं, चाहे पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, यहाँ नहीं दूसरे स्टेट तक भी अच्छे तरीके से आज तक ये चलती आ रही है और बढ़िया इसका प्रदर्शन रहता है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। थोड़ा आप सारणी वाइज और वैसे फैक्ट वाइज किताब पढ़ना चाहते हैं थोड़ी शॉर्ट में, तो आप नाथ पब्लिकेशन पढ़ सकते हैं, बढ़िया किताब है, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। पिछली बार भी इसका अच्छा प्रदर्शन रहा था, अभी संस्कृत शिक्षा विभाग में भी जो फर्स्ट ग्रेड का हो उसमें भी अच्छा प्रदर्शन रहा। उसके बाद में बात करते हैं राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास में देखिए कोई भी दो किताबें जो आप दो किताबें उनमें से जिसमें भी आपको डिटेलिंग अच्छी लगे। एक तो देखिए नाथ पब्लिकेशन की ही किताब है पवन भंवरिया की, और एक दूसरी है दीनदयाल पब्लिकेशन की। दीनदयाल पब्लिकेशन में पवन भंवरिया से थोड़ी ज़्यादा डिटेलिंग आती है, तो आप ये पढ़ना चाहते हैं तो ये भी बहुत बढ़िया किताब है, ये भी बहुत बढ़िया किताब है। इनमें से जो आप चूज करना चाहें कर सकते हैं। इसके अलावा भी किसी के पास पैनोरमा हो, लक्ष्य हो, इस प्रकार की कोई भी किताब हो, राजस्थान के इतिहास में कई सारी ऐसी किताबें आते हैं जिनसे आपका सिलेबस अच्छे से कवर भी हो जाता है और वो बढ़िया भी है। तो उसमें ऐसा कोई नहीं है कि आपके पास कोई एक पब्लिकेशन की किताब है तो आप भाग के दूसरे के लाएं, इतना कोई मैंडेटरी नहीं है। लगभग सेम सा ही मामला रहता है, किसी में थोड़ा कम है, किसी में थोड़ा ज़्यादा है, तो इसमें आप उस हिसाब से चूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आपका आता है इतिहास लेखन और दर्शन वाला। तो इतिहास दर्शन के अंदर जो अमित कुमार रैंकवार की किताब आई थी, एक असिस्टेंट प्रोफेसर है ये अमित कुमार रैंकवार, इनके जो पहला एडिशन आया था उसमें थोड़ी सी मैटर उन्होंने कम डाला था, बाद में उसका जो सेकंड एडिशन आया उन्होंने शायद वो मैं याद कर पा रहा हूँ तो ज्ञान वितान पब्लिकेशन की किताब थी, वहाँ है तो सही, लेकिन पब्लिकेशन का नाम मुझे अभी नजर नहीं आ रहा। अमित कुमार रैंकवार वाली किताब आती है, वो आप पढ़ सकते हैं। नहीं इसके अंदर फिर कुछ अलग अलग डिटेलें आती हैं, जैसे ई श्रीधरन वाली काफ़ी बड़ी हो जाती है, उसमें से आपको फिर नोट्स बनाने पड़ेंगे, नहीं तो पार नहीं पड़ेगी, या झारखंड चौबे वगैरह काफ़ी सारी किताबें आती हैं। लेकिन इस प्रकार की एक किताब पढ़ के साथ में आप ऑब्जेक्टिव किताब निकालना चाहें, ये इसमें देखिए ज़्यादा डिटेल में फिर पप्पू सिंह प्रजापति की, वो उनकी देखिए हर आदमी की खासियत होती है। इनकी खासियत ये है कि ये कोई भी किताब निकालेंगे डिटेल में निकालेंगे, जिनको पसंद है डिटेल में पढ़ना वो पढ़ सकते हैं। तो काफ़ी सारा मैटर है, थोड़ा सा याद करने में वही मैं कहूँगा, लेकिन किताब इनमें इन्होंने इनकी इससे बाहर जाने की तो कोई संभावना फिर ज़्यादा बचती नहीं है। तो इनकी भी किताब आई थी। और ऑब्जेक्टिव में आप गणपत सिंह राजपुरोहित की, इसी के मैं गणपत क्योंकि इसमें साथ में बता देता हूँ, गणपत जी राजपुरोहित की किताब आई थी ऑब्जेक्टिव में, और इन सब का मैं ऑब्जेक्टिव अब साथ साथ आपको बता दूंगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में वो बहुत ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, एक आध दौर था वो बहुत ही शॉर्ट में थे, तो आप वो ऑब्जेक्टिव के साथ लगा सकते हैं। राजस्थान के इतिहास के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो दिशा 2020 लगा सकते हैं आप, या और भी कई पब्लिकेशन के आते हैं, ज्ञान वितान का भी आता है, नाथ का भी आता है, बहुत सारे पब्लिकेशन के राजस्थान में, तो ये नाथ का भी आता है, ज्ञान वितान का भी, मतलब इसमें तो थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता। तो आप पुराने प्रश्नों के लिए कोई इसमें राजस्थान के इतिहास में लगा सकते हैं। फिर उसमें बात करते हैं विश्व इतिहास में। विश्व इतिहास में देखिए आप ऑब्जेक्टिव लगाना चाहें तो एक तो अभी जो उपस्थित है उनमें से मैं बता देता हूं, गणपत सिंह जी राजपुरोहित की एक आती है, एक पप्पू सिंह प्रजापति की आती है, एक अरविंद भास्कर की आती है। पप्पू सिंह प्रजापति, अरविंद भास्कर जी की आती है। और इसमें मैंने तीनों का कंपैरिजन करके भी एक बार आपको बताया था कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन की मात्रा अरविंद भास्कर में बहुत बड़ी है, थोड़ी सी आपको व्याख्या कम मिलेगी। पप्पू सिंह प्रजापति की किताब में और गणपत सिंह जी की किताब में लगभग सेम से क्वेश्चन है, मतलब नंबर वाइज हम देखें तो उसमें मैंने आपको बताया था। तो आप चाहें तो अभी गणपत सिंह जी की किताब वो ले सकते हैं। और ये अभी आप क्या इसमें देखिए ये है कि जितना ऑब्जेक्टिव में आप प्रैक्टिस करें उतना बढ़िया है,
उसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप एक ही किताब पढ़ें या 2 पढ़ें। यदि आपने थ्योरी ठीक से कर ली है तो हर टॉपिक के बाद में जितना ऑब्जेक्टिव करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। कितनी भी बड़ी परीक्षा हो, कितनी भी छोटी परीक्षा हो, ऑब्जेक्टिव का महत्व अपने निश्चित रूप से आपको ध्यान में रखना है। और मैं भी एक निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका जनवरी के अंदर आएगा एमसीक्यू बुक वर्ल्ड हिस्ट्री का, वो भी आप देखना चाहें, आपको पसंद जो पसंद हो आपको वो लीजिए। कि दुकान पे जाइए, आपको जो लगता है आपने किसी साथी ने पढ़ी है उसके हिसाब से चयन करना चाहिए। तो जनवरी में हमारी आएगी, वो भी आप देख सकते हैं। वो आएगी क्योंकि आज ही मैं कह दूं कि इन सब से मेरी वाली बढ़िया, तो ये बहुत मतलब फिर वो कि फेंकने वाली बात हो गई। अभी मेरी आई नहीं है किताब, तो मैं कैसे कह सकता हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, सूचना जरूर दे रहा हूँ कि आएगी हमारी किताब। फिर उसके बाद में इनके प्रश्न बैंक देखो, तीनों के, वैसे तो देखिए तीनों के कंबाइंड क्वेश्चन बैंक आते हैं। इनमें कंबाइंड क्वेश्चन बैंक की बात करें तो पप्पू सिंह प्रजापति का सिंगल जो क्वेश्चन बैंक आता है वो इन सब बाकी को जो आते हैं जैसे यूथ का आता है या और आता है उनकी तुलना में बेहतर है इंडियन हिस्ट्री के लिए। तो पप्पू सिंह प्रजापति का आप क्वेश्चन बैंक वो ले सकते हैं। आप अलग अलग पार्ट में, 3 पार्ट में टॉपिक वाइज बढ़िया तरीके से करना चाहते हैं तो अभी हमारा प्राचीन भारत का प्रश्न बैंक आया है, वस्तुनिष्ठ किताब आई है अभी जनवरी के अंदर ही, 5 या 10 जनवरी के बीच में या उससे पहले भी आ सकती है, फर्स्ट वीक में मान लो लगभग। तो मध्यकालीन वस्तुनिष्ठ आएगी और फरवरी के मध्य बीच में आपके आधुनिक वस्तुनिष्ठ आएगी। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको यदि सिंगल ही किताब लेनी है तो आप इस प्रकार की किताब ले सकते हैं। यदि आप ठीक तरीके से हर पार्ट के अंदर टॉपिक वाइज बटे हुए पूरा सिलेबस कवर करते हुए और अच्छी ऑब्जेक्टिव किताब निकालना चाहते हैं, 3 पार्ट आप यदि आप लेना चाहते हैं तो प्राचीन अभी हमारी निकाली हुई है, वो आप निश्चित रूप से चेक कर सकते हैं। जिन्होंने भी ली है, अभी पिछले 1.5 महीना हुआ है हमें निकाले, तो उनका बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस किताब का 2nd एडिशन आ चुका है, ये भी विद्यार्थियों में लोकप्रिय किताब रही है। तो आप अलग अलग लेना चाहते हैं बढ़िया तरीके से तो आप इनका प्राचीन जरूर आप लेके देखें, तो निश्चित रूप से आपको पता चल जाएगा कि मध्यकालीन और आधुनिक आपको कितनी बेनिफिशियल आपके लिए रहेगी प्राचीन लेने के बाद में। तो ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव किताबें हैं, कुछ थ्योरेटिकल किताबें हैं, इन सब के बारे में हमने चर्चा की। मेरे हिसाब से कोई पार्ट है वो हिस्ट्री के अंदर तो नहीं बचना चाहिए। इसके अलावा जो पेपर 3 है आपका, जो राजस्थान के जीके से संबंधित है, तो पेपर 1 और 2 की बात होगी। पेपर 3 है उसके संबंध में अलग से किसी वीडियो में बात करें क्योंकि वो सभी सब्जेक्ट वालों के लिए एक जैसा ही रहता है। अब इसके अंदर ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग की बात करें, देखिए ऑफलाइन में मुझे नहीं लगता कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल की बढ़िया कोचिंग कोई चलती होगी, मेरी नज़र में नहीं है। ऑनलाइन कोर्सेज की बात करें तो ये बहुत बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है ना। वैसे देखा जाए तो कुछ अच्छी किताबें सेलेक्ट करके आप बहुत बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। नहीं तो ऑनलाइन कोर्सेज में सिर्फ गणपत सिंह राजपुरोहित जी का जो कोर्स है, क्योंकि उनका कंप्लीट है, पिछली बार का उनका करवाया हुआ है, लेंथी कोर्स है, तो आप टाइम से लेके और उसके नोट्स बना के करेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप ये सोचेंगे कि जब डेट आएगी तब हम कोर्स लेके नोट्स बनाएंगे लेंगे, तो आपके कोई काम नहीं आएगा। ये मैं खुल के बोलता हूँ कि बड़ा कोर्स है क्योंकि इतना इसका बहुत बड़ा पार्ट है, इतने पार्ट हैं, लगभग सभी उनको करवाया हुआ है मेरे हिसाब से। तो ये सारा जो पार्ट है उनका कवर करवाया है, तो सबको आप कवर करोगे, उसके हिसाब से नोट्स बना के तैयारी करोगे, तो उसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है, कई 100 घंटों के उनके वीडियो हैं, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। यदि आप वो उतना समय वीडियो देख के नोट्स बनाने के लेना चाहते हैं तो आप ये कोर्स ले सकते हैं। बाकी मेरे ख्याल से कंप्लीट कोर्स असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए शायद मिलता नहीं है ऑनलाइन, मिलता है तो वो इतना कोई ज़्यादा लोकप्रिय नहीं है कि विद्यार्थी मेरी नज़र में आया हो या यहाँ पर रिकमेंड किया जा सके, ऐसा मुझे नहीं लगता। हालांकि फर्स्ट ग्रेड वगैरह के लिए फिर भी कई सारे टीचर्स के कोर्सेज आते हैं, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यदि आप ऑनलाइन, यदि आप चाहते ही हैं कि मैं ऑनलाइन पढ़ूँ तो आप इनका कोर्स देख सकते हैं। और टाइमली देखें, ऐसा नहीं कि आप समय निकाल दें और लास्ट में 4-6 महीने वाला मामला नहीं है। ये आप कम से कम 12 महीने पहले कोशिश करें ना, तब आपको इसको कोर्स को लेने का फ़ायदा है, नोट्स बना के पढ़ने का फ़ायदा है। फिर बहुत सारी किताबें, आपके ज़्यादा माथापच्ची की आवश्यकता नहीं रहती है ना। कुछ और चीज़ें मिले, ऑब्जेक्टिव पढ़ें, उसके साथ साथ में आप नोट्स में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करके फिर लगभग आपका काम चल जाता है। नहीं फिर आप किताबें पढ़ें, किताबों से अच्छा तो देखिए कुछ भी नहीं है। किताबों से अच्छा खासा जो मैंने किताबें बताई हैं उसमें से आप एक एक भी सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें जो सिंगल किताबें आती हैं उनके संबंध में भी मैं बात कर लेता हूँ। नया पेज ही ले लेते हैं। सिंगल किताबों में देखिए पिछली भर्ती के समय भी रिवीजन के लिए और आर्य कंपटीशन टाइम विद्यार्थियों ने लंबे समय से पढ़ी है और पढ़ते रहे हैं, आज भी पढ़ रहे हैं, तो बढ़िया किताब है। एक पप्पू सिंह प्रजापति जी की समग्र इतिहास आती है, फर्स्ट ग्रेड के टॉपिक के हिसाब से निकाली हुई। इसमें भी असिस्टेंट प्रोफेसर के कुछ टॉपिक नहीं मिल पाते, दोनों में ही है ये। और एक तीसरी आती है, अभी आई है इनकी
नाथ पब्लिकेशन की किताब आई है, नाथ पब्लिकेशन की किताब। तो ये लगभग 616 पेज की किताब है। इसमें थोड़े से पेज की संख्या देखिए मुझे अभी याद नहीं है, इसमें शायद 800 कुछ, क्योंकि ये मैंने कुछ समय से देखी नहीं है, 850 प्लस पेज होंगे। इसमें भी शायद मेरे हिसाब से 900-1000 के आसपास होनी चाहिए। सॉरी यदि गलती हो जाती है तो, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली इस किताब को ज़्यादा नहीं देखा है, जब रिव्यू किया था तभी देखा था, उसके बाद में मैंने इसको नहीं खोला कभी। तो इस किताबों के संबंध में यही है कि यदि आप देखिए तीनों काल की 3 किताब पढ़ रहे हैं, तीनों काल की 3 किताब अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो रिवीजन के लिए आर्य कंपटीशन टाइम बढ़िया किताब है, इसमें कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। या आप देखिए जो मध्यकाल में जिस प्रकार का मैटर आपको सौरभ चौबे की किताब में मिलता है, लगभग वैसा तीनों काल में मैटर आप कहीं पर देख रहे हो कि शॉर्ट में लगभग 250 पेज में, 250-300 पेज में आपको हर काल का ठीक ठाक बढ़िया मैटर मिल जाए, तो आप इस किताब के सहारे आप कोशिश कर सकते हैं। नहीं तो देखिए फिर 3 काल की आप 3 किताब पढ़ते हैं और फिर उसके बाद में रिवीजन के लिए भी बहुत बड़ी किताब ले लेते हैं, तो फिर उसमें कोई ज़्यादा तुक वाली बात नहीं है। तो फिर रिवीजन के लिए आपके लिए ये किताब बढ़िया रहती है। बाकी आपने यदि रिवीजन के लिए नोट्स बना रखे हैं तो किताबों को छोड़ो साइड में, जरूरत ही क्या है, रिवीजन अपने नोट्स से करो, उससे तो अच्छा कुछ है ही नहीं। तो ये कुछ बातें थी इनके संबंध में, मेरे विचार थे। विचार सभी अपने व्यक्त करते हैं और विद्यार्थियों को जिसके विचार ठीक लगते हैं, जिनको लगता है कि ये बात ठीक बता रहे हैं या इससे हमें सफलता मिल सकती है, तो उसके विचार को फॉलो करते हैं। तो आप सबकी बातें सुनिए, अपने जो साथ तैयारी करने वाले हैं, अपने जो सीनियर हैं, उनसे बात करिए और वो जो किताबें बताएं, आप अपने अनुभव बताएं, उसके हिसाब से भी आप अपना डिसीजन लीजिए। तो ये सारी बातें थी। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।